यूपी पुलिस में जो पूछा जाता है, तो आपके लिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर लेकर आए हैं। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है, बाद में पछताना नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। तो आपको लास्ट तक बने रहना है और सारा आपको देख कर जाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर आपका टारगेट ही यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना, तो 300 में से आप 200 आसानी से ले आएंगे। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्लास सिटी या कांच नगरी के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। तो किसको जाना जाता है बताइए? फिरोजाबाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिरोजाबाद को किस नाम से जाना जाता है? ग्लास सिटी या कांच नगरी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? बताइए। संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत, अवध प्रांत या पश्चिमी प्रांत? तो किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन बिल्कुल पीवाईक्यू और बेस्ड हैं, तो आपको सारा पेपर लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपके इसमें अच्छे नंबर आते हैं, आप मैक्सिमम क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर पाते, तो 100% आप 300 में से 260 जो हैं आपके जो नंबर हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। और अगर अनुच्छेद पूछ ले कि आपसे किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक क्या है आपको देखने के लिए मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देव शरीफ में, फतेहपुर सीकरी में, कड़ा या कलियर शरीफ में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ पर है? देवा शरीफ, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? आपका देवा शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बताइए। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए आपको? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद बैंक। जो इलाहाबाद बैंक है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्न में से कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो कौन सा है राजकीय पुष्प? पलाश यानी कि टेसू। सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति के संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से? तो नीली क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से? मत्स्य उत्पादन से। अगर बात करें हम श्वेत क्रांति की संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। और अगर बात करें हम हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। ठीक है, और अगर बात करें हम पीली क्रांति का संबंध किससे है? दल तिलहन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो मौर्य वंश का जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बृहदत्त की हत्या किसने की थी, तो आपको वहां पे लगा देना है कि किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध हार्नबल महोत्सव मनाया जाता है? तो हार्नबल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आप करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे बताइए? नागालैंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में मनाया जाता है हार्नबल महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा या पित्ताशय? तो किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा या टैगलाइन क्या है? सेवा ही धर्म, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सत्यमेव जयते, देशभक्ति, जनसेवा? तो क्या है बताइए, क्या है टैगलाइन? टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बरेली में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GST वस्तु एवं सेवा कर भारत में किस तिथि से लागू किया गया था? GST वस्तु एवं सेवा कर भारत में किस तिथि से लागू किया गया था बताइए? तो कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से। कंप्यूटर और इंटरनेट की भाषा में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर ऑप्शन नहीं देखने को मिले आपको, लेकिन इसका पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इसके और ऑप्शन ये थे, बाकी ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है। गोदान और गबन जैसी अमर कृतियों के लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बताइए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था बताइए? तो किस में हुआ था? वाराणसी। वाराणसी में हुआ था। अगर ग्राम पूछ ले तो किस ग्राम में हुआ था? लम्ही ग्राम में हुआ था। किस में? लम्ही ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से ओष्ठ्य ध्वनि होंठों से बोली जाने वाली कौन सी है बताइए? चा, ला, ता, फा। बताइए, तो कौन सी होंठों से बोली जाने वाली? फा। क्या है? फा। फा जो है होंठों से बोली जाने वाली है, बाकी में होंठों का इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप होंठों से बोलने वाले क्वेश्चन अगर आए तो आप उनको बोल के देख लें, तो आपको क्या होगा, वहीं पर अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको पता चल जाएगा। परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? परधन। क्या है? परधन उपकार। परधन उपकार क्या होता है? परोपकार। तो ये हो गया अपना बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर संधि की बात करें कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। कौन सी है इसमें? गुण स्वर संधि आपको देखने को मिलेगी। आपको संधि भी पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजीवन शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? आजीवन में से कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? अव्ययी समास। कौन सा? अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। बिल्कुल सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? राज्यहीन स्थान नहीं, अंधेरा होना, राजा का मूर्ख होना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अन्याय की जगह। अन्याय की जगह। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टकी सिर खाजा। ठीक है, तो ऐसा आपका क्या है? एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात तत्सम है? तो कौन सा अर्थ है? कपाट। कपाट ये कैसा है? तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरणी और तरुणी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? तरणीयानी और तरुणीयानी दोनों का अर्थ क्या है बताइए? तो तरणी का अर्थ क्या होता है? सूर्य। और तरुणी का अर्थ होता है युवती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कठिनाई से मिलता है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है बताइए? जो कठिनाई से मिलता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? अगम, सुलभ, दुर्लभ या अलभ्य। तो कठिनाई से मिलता है उसके लिए क्या है? दुर्लभ। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। यहाँ शुद्ध शुद्ध गाय का दूध मिलता है। ये शुद्ध यह वह रोते रोते हंस दिया। बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग। क्या हो जाएगा अनुराग का? विराग। बिल्कुल बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि बार बार ताबाण का यूज हुआ है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है बताइए? शांत रस का तो नहीं है, रौद्र रस का भी नहीं है, भयानक रस का भी नहीं है, किसका है? करुण रस का है। किसका है? करुण रस का है शोक। सच्चिदानंद में सही संधि विच्छेद क्या है बताइए? सच्चिदानंद की सही संधि विच्छेद क्या है? सत धन चित धन आनंद। सत धन चित धन आनंद। बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? यमुना का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो कालिंदी भी है, अर्कजा भी है, कृष्णा भी है। तो कौन सा है? जो जान भी है किसका पर्यायवाची है? ये है अपना गंगा का पर्यायवाची। तो किसका? ये राइट आंसर जान भी हो जाएगा, यमुना का नहीं, गंगा पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति के कारण है? किसके किस व्यक्ति के कारण से? अपादान कारक का, ठीक है। तो अपादान हो जाएगा क्या? अपादान कारक। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अलग होने के अर्थ में अपादान से हो जाएगा, ठीक है।
प्रसिद्ध रचना यमा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए। प्रसिद्ध रचना यमा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या आशापूर्णा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महादेवी वर्मा के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है x अनुपात y और कितना दिया है 4/5। तो अगर ऐसा अनुपात दी जब भी दिया जाए तो हम सीधे तौर पे मान लेते हैं कि x बराबर 4 है और y बराबर 5 है। तो क्या निकालना है? 3x प्लस वाई अपॉन में 5x माइनस 2y निकालना है। चलो मान रख दो इसके। 3x का मान हमने कितना मान लिया 4 प्लस y का मान कितना मान लिया 5 और यहाँ पर 5 और x का मान कितना मान लिया हमने यहाँ पर 4 और y का मान कितना मान लिया हमने 2 गुणित 10 अरे यानी कि 5 सॉरी। तो इसको सॉल्व करेंगे 12 और 5 हो जाएगा 17। ठीक है, नीचे कितना हो 5 चौक 20 और 20 में से 10 गया तो 10, 17/10 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो आप इस प्रकार की प्रैक्टिस करके जाएं। ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि वह दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखो, ए कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में कर रहा है। तो हम कुल कार्य कैसे निकालते हैं? कुल कार्य इनका एलसीएम होता है। तो इनका कैल्शियम कितना हो जाएगा? 72 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ए की कैपेसिटी कितनी होगी पर डे की? 18 चौको 72 यानी 4 पर डे। और ये कितना करेगा पर डे? 3 करेगा। ठीक है, तो इनकी ये पर डे की कैपेसिटी आ गई। आप सभी इतना लोग जानते होंगे। ठीक है, इनकी ये पर डे की कैपेसिटी आ गई। तो टोटल काम है 72, ये पर डे इतना कर रहे हैं तो 4 + 3 7 कर रहा है ये पर डे, अगर ए प्लस बी एक साथ काम करने लगे। ठीक है, 72 काम कितने दिनों में करेंगे? तो 72/7, तो 7 धाम 70 और वो कितना बचा? 2/7। 10 सही 2/7 आपका आंसर आएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। 10 सही 2/7 लिखा हुआ है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी ये ऑप्शन में यही है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 10% हानि पर 400 रुपये में 450 रुपये में बेचा गया। यानी कि एक वस्तु हमने 100 यूनिट में ली कोई वस्तु और उससे 90 यूनिट में बेच दी। 10% हानि पर बेचा हमने, मतलब 100 की ली 90 में बेच दी, 450 में बेचा। यानी कि आपका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो 90 बराबर है ये किसके बराबर है? 450 के बराबर है। कैसे? क्योंकि हमने 100 की चीज 90 में बेची तो 90 बराबर 450, क्योंकि उसका असल में जो मूल्य था 450 में बेची थी। तो हम अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 90 यूनिट बराबर 450, तो इसको इस साइड ले जाओ। 1 यूनिट बराबर 450/90। तो हमें निकालना है कितने का मान? क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ रहा है कि 90 आपको 10 यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए, तो अगर आप 10% लाभ पे बेचते हैं तो इस चीज को अगर आप 10% लाभ पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 110। तो आपको क्या निकालना है? तो इसका विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस यही है, ये निकालना है 110। तो 1 यूनिट का मान आपको के सामने ये आ गया, तो आपको निकालना है 110 यूनिट का मान। समझ रहे हैं इस बात को? तो आप क्या करेंगे फिर इसमें आगे सवाल में? 1 यूनिट का मान इतना आ गया, तो दोनों पक्षों में 110 का गुणा कर देंगे तो 110 यूनिट का मान आ जाएगा। 450/90 गुणित 110। काट दो इससे, 9 से काटा 5 बार। ठीक है, तो 5 11 55, तो 110 यूनिट का मान कितना आ गया आपका? 550 रुपये। तो ये क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 110 जो था आपका सेलिंग प्राइस था। करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर सी, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इसे दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। 40, 50 और 60 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? देखो 40, 50 और 60 का एलसीएम क्या होगा? तो इजी मेथड बता देता हूँ और थोड़ी सी लॉन्ग मेथड है, बाकी आप सभी कर लेंगे इसे। देखो इनके क्या करने पड़ते हैं? आपको तोड़ना पड़ता है। बाकी तो इजीली बता सकते हैं कि इसकी क्या है, बाकी आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता वो देख देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले क्या है? 2⁵ × 5 आप ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं आप लोग? ऐसे करके निकालते हैं ये 40, फिर 2 का भाग देंगे, फिर आप 3 का देंगे, ऐसे देते जाते हैं तो ये निकल आता है। ठीक है, तो ये आ गया ये। फिर क्या आ गया?
ये आ गया आपका 2 × 5⁻²। फिर आपका क्या आ गया ये 2⁻², 2 क्या आएगा यहाँ पर 2 × 3 × 5। तो हमें क्या लेनी है भाई, प्रत्येक अभाज्य संख्या का सबसे बड़ी पावर वाला लेना होता है, ठीक है। सबसे बड़ी पावर वाला क्या है यहाँ पे देखो, 2 की सबसे बड़ी पावर किसके पास है, ये की, तो हमने यहाँ पर ये ले ली, ठीक है। 5 की सबसे बड़ी पावर ये है, तो हमने यहाँ पे ये ले ली, और 3 की सबसे पावर ये बड़ी ये है, तो ये ले ली। अब ये हमारा क्या है, ये ओवरऑल एलसीएम है। इसको गुणा कर दो, आपका एलसीएम निकल आया। जैसे कि 8 गुणित 25 गुणित और ये 3 हो गया, 25 अट्ठे 230 600। तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा क्या आ जाएगा 600, आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, बाकी लोगों पे निकालना आ जाता है इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए, वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो 45% क्या किए उसने, 45% अंक प्राप्त की, वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। दूसरे छात्र ने 50% अंक प्राप्त किए, जो कि कितने से अंक उत्तीर्ण हो गया, 10 अंक से अधिक थे माने की, समझ रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि जो उत्तीर्ण वाले हैं, जिससे उत्तीर्ण हुआ है, उसमें से अनुत्तीर्ण वाले को हटा देना है और इक्वल में क्या रख देना है, इन दोनों अंकों को जोड़ के, ठीक है। इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा करना है। क्या करना है कि इस वाले को में से इस वाले को अधिक में से कम को घटा देना है और दोनों प्रकार के अंक जो कम और ज़्यादा हैं उनको जोड़ देना है। आंखें बंद करके ऐसे करेंगे जब आप, तो कितना हो जाएगा 5% बराबर 40। 5% बराबर 40 आ गया, तो 1% बराबर कितना आएगा हमारा 8, काट देंगे तो, और 100% बराबर कितना आ जाएगा 800, ठीक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 35 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 32 है तो 7वीं संख्या क्या होगी। देखो 7 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं उनका योग। योग कैसे आता है, गुणा करके। तो हम 35 में यानी कि 7 का 35 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 पन्ना 35 और 3 7 3 21 3 24 245 आ गया, ठीक है। ये कुल योग आ गया, कुल योग। और 32 7 संख्याओं का औसत 35 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 32 है, तो पहली 6 का संख्याओं का औसत कितना है 32 है। 6 से गुणा कर दें, 6 दूनी 12 और 6 3 18 1 19। इसमें से हम क्या करेंगे, 6 का योग आ गया, ये 6 का योग आ गया, कुल का योग आया, तो हम घटा देंगे। घटाया हमने, कितना बचा 15 में से 9 गया, कितना बचा 6। इसमें कुल मिस्टेक हुई थी क्या, 7 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। और पहली 6 संख्याओं का औसत 32 है। अच्छा तो 192 आया था यहाँ पे, चलो ठीक है 192 आया था। 5 में से 2 गया 3, 14 में से 6 गया 8 और ये गया 83। ये तो ठीक है, तो इसका गुणा गलत किया क्या, ठीक है। सातवीं संख्या क्या आएगी बताइए, इसकी कुछ मिस्टेक हो रही क्या। 245 में से कितने घटाएंगे हम 192, ये मिस्टेक हो रही भाई साहब, आप लोग बता नहीं रहे, यहाँ पर 9 है। 14 में से 9 गया, कितना बचा 5 बचा, ठीक है। तो ये का आपका क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा, ठीक है। ये कौन थी हमारी 7वीं संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 576 मीटर वर्ग है, यानी कि वर्गाकार है 576 मीटर वर्ग है, यानी कि ए स्क्वायर का मान दिया है। तो इस प्रकार से आप उसकी भुजा निकाल देंगे, भुजा कितनी आ जाएगी 24 का स्क्वायर होता है, तो ये बराबर आ जाएगा 24, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए का स्क्वायर होता है। मैंने क्या रखा रहा कि ए का स्क्वायर बराबर 576 आ गया, ठीक है। तो हमने इसका ले गए ऐसा ही अंडर रूट कर दिया, तो ये बराबर आ गया 24 आ गया। इसके के चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। देखो तार लगाने की जब भी बात है तो क्या निकलता है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है। तो हम क्या करेंगे 4 गुणे 24,
बराबर 24 चौको 96, तो 96 मीटर क्या लगेगी आपको, साल लगेगा। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि गति को बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी बराबर चाल कितनी है, चाल माने कि स्पीड गुणित टाइम, चाल गुणित समय। ठीक है, तो ये आ गई दूरी, कितनी आ गई 360 दूरी आ गई। तो देखो, अगर यदि गति को बढ़ाकर 120 किलोमीटर घंटा कर दिया तो इस दूरी करने में कितना समय लगेगा। देखो ये आ गई हमारी दूरी। अब पूछ रहे हैं कि कितना समय लगेगा जाके नई चाल से। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, इससे काट दो, कितना आ जाएगा समय, 3 घंटे आ जाएगा। बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ने एक व्यापार 25,000 रुपये निवेश किया। 4 महीने बाद देखो, एक्स ने एक 25,000 निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। चलो ठीक है, किया। फिर इसके बाद 4 महीने बाद, यानी कि इसने 4 महीने तक अपना कर दिया। फिर इसके बाद कौन जुड़ गया उसमें, बाई, बाई जुड़ गया, यही एक्स है। बाई जुड़ गया 35,000 निवेश करके, चलो 35,000 निवेश करके जुड़ गया वर्ष के अंत में। तो फिर इसने तो देखो, इसने जो 4 निवेश किया था, इसने तो पूरे 12 महीने निवेश किया, लेकिन ये 4 महीने बाद आया था कौन, बाई। तो ये इसने कितने महीने तक निवेश किया, 8 महीने तक। चलो काट दो अब दोनों को, इसको काटा, इसको काटा, 4 से काटा, 4 दूनी 8 और 4 तिरी 12, 5 से काटा, 5 7 35 और 5 35। तो क्या आ जाएगा, एक्स और वाई का अनुपात कितना आ जाएगा हमारा, 5 तिरी 15, 7 दूनी 14। तो इस अनुपात में इनको लाभ मिलेगा, जिस अनुपात में वो पैसा लगाते हैं उसी अनुपात में उनको लाभ मिलता है, 15:14 के अनुपात में। ठीक है, तो ये लाभ का अनुपात क्या होगा, 15:14 के अनुपात में होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में 5,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 हो जाएगी। देखो 5,000 पर 5,000 की धनराशि है, कितनी हो रही है, 7,000 हो रही है। बढ़ कितनी रही है, ब्याज कितना हो रहा है, तो ब्याज आपको मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 2,000 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना है कि 2,000 5,000 का कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, 5,000 का 2,000 कितने परसेंट के बराबर है, तो देखो 5,000 का 2,000 कितने परसेंट के बराबर है, काट दिया, 5 से काटा, 20 बार, 20 दूनी 40, यानी कि 40% के बराबर है। और दर कितनी है, 10%। 10% जब 4 बार 4 साल तक चलेगी तो कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर 4 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरलीकृत मान ज्ञात करना है इसमें। 45 45 माइनस 38 माइनस कोष्टक में 60/3 माइनस 6 माइनस 9 भागित 3, इसको सॉल्व करेंगे। 45 माइनस रहने देंगे, सबसे पहले 38 को भी रहने देंगे, यहाँ पे इसको 20 कर देंगे, 20 तिया 60 माइनस, इसको इससे भाग देंगे 3, 6 में से 3 गए, देखो 9 में भाग दिया 3 से तो आ गया 3, और 6 में से 3 घटाया तो कितना बचा, 6 में से 3 घटाया तो कितना बचा, 3, ये 3 आ गया, 20 में से 3 गए 17, तो 45 माइनस 38 माइनस 17, 17 जब इसमें से जाएगा 28 और 1 21, तो 21 बचेगा। ठीक है, 45 माइनस 21, 21 बचा तो 4, और जो 24 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ये बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 में हो जाता है। ठीक है, माना कि वो संख्याएं क्या हैं, माना कि वो संख्याएं 5x और 8x है। ठीक है, मान लिया मैंने। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 6 भी जोड़ दिया, जैसे कि प्रश्न बोल रहा है। तो अनुपात क्या हो गया, 2:3, 2:3 अनुपात हो गया। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, 3 गुणा कर दीजिए,
5 15x प्लस 18 बराबर, ये क्या था अपना 8x था, 8x, तो 8 16x प्लस 12, 15 में 16 गया, 18 में से 12 गया, यानी कि 18 में से 12 गया तो 6 बचा और 16 में से 15 गया तो x बचा। ठीक है, तो x बराबर हमारा 6 आ गया। तो बे संख्याएं कितनी थी, एक मानी थी हमने कितनी 5x मानी थी, एक संख्या हमने मानी थी, एक संख्या हमने कितनी मानी थी 5x मानी थी, दूसरी संख्या कितनी मानी थी 8x। तो 5x यानी कि 5 गुणे 6 बराबर 30 और दूसरी संख्या मानी थी 8x यानी कि 8 गुणे 6 बराबर 48। ठीक है, 30 और 48 डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन क्या है और क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या है 176 प्लस अंडर रूट 2401, ये है आपका क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2400 किसका होता है 49 का, किसका होता है 49 का, 176 प्लस आपका 49 आ जाएगा, इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा 225, कितना आ जाएगा 225, तो ये कितने का होता है 15 का होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44 एक मेज, एक मेज का अंगत मूल्य 2000 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% 20% की दुकान में छूट देता है, मेज का अंतिम मूल्य बताइए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको 10% छूट देता है सबसे पहले उसने, तो यानी कि 100 की चीज़ वो 90 में बेच रहा, चलो ठीक है, फिर उसने फिर 20% की देनी, यानी कि 100 की चीज़ वो बेच रहा 80 में, तो हमने 80 कर दी। चलो काट दो, अब ऐसे 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 8 नम 72 और 72 दूनी 144। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1440 रुपये, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आज के लिए आपके लिए होमवर्क का सवाल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर कमेंट में बताना है। ठीक है, ठीक गाइस, अभी तक हमने 45 क्वेश्चन करवा दिए, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और इतने ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर आपको प्रैक्टिस करता है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है सरकार प्रैक्टिस अकेडमी। ठीक है, तो हमारे यहाँ मुख्यतः प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए हमसे जड़ी जुड़ना है और कम समय में आपको और जॉब चाहिए है, तो आप ज़रूर जुड़ें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।